फिजिक्स का सेकंड पार्ट पढ़ रहे होंगे, जिसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आप पढ़ चुके हैं। ज्यामिति प्रकाशिकी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें परावर्तन, अपवर्तन और प्रिज्म, प्रकाशिकी यंत्र, लेंस, इन सभी घटनाओं के बारे में पढ़ा है, जिसमें प्रकाश को एक ज्योमेट्रिकली मानकर, ज्यामिति के रूप में दिखाकर सभी घटनाओं का स्पष्ट व्याख्या किया जा चुका है। ठीक है, इसके आगे चूँकि अभी तक आपने सिर्फ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ा है, जिसमें प्रकाश की प्रकृति के बारे में नहीं बताया गया है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। सिर्फ ये माना गया है कि प्रकाश किसी भी सोर्स से इंसिडेंट होता है और उसके बाद किस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं, परावर्तन हो रहा है कि अपवर्तन हो रहा है, या फिर वो अपने मार्ग से डेविएट हो रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में अभी तक आपने पढ़ा है। हम लोगों को आगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश को तरंग के रूप में माना गया है और प्रकाश को तरंग के रूप में मानकर बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या आसानी से किया जा चुका है, जिसमें आपकी परावर्तन, अपवर्तन से लेकर व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण तक की घटनाएं सम्मिलित हो जाती हैं। उसमें विवर्तन भी आएगा। ठीक है, विवर्तन चूँकि एक ऐसी घटना है जो प्रकाश के तरंग रूप का ही पुष्टि करता है। अगर विवर्तन की घटना हो रही है तो वह प्रकाश के तरंग रूप को स्पष्ट रूप से क्लैरिफाई करता है। हम लोग यहाँ पर विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ये देखा जाएगा कि प्रकाश का एक अन्य रूप भी है। जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश सिर्फ तरंगों के रूप में होता है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि प्रकाश कण के रूप में भी व्यवहार करता है। जिसे स्पष्ट है नाम से ही लेसन के, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, मतलब इस विकिरण की और द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इसको समझा जाए क्या होता है। ये बता रहा है कि विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति होती है। इसका मतलब अगर हम विकिरण को, रेडिएशन को लाइट के रूप में लिखें, विकिरण या लाइट, तो हमको पता है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेडिएशन या लाइट जो होती है वो वेव फॉर्म होती है, ये तरंग होती है। प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यही तो है ना, वैद्युत चुंबकीय विकिरण है। लेसन में क्या कर रहा है कि विकिरण का द्वैत प्रकृति होगा, अर्थात ये अभी तो वेव के रूप में है, बाद में ये मैटर के रूप में भी अपने नेचर को शो करेगा, अपनी प्रकृति को मैटर के रूप में भी दर्शाएगा। ठीक है, और दूसरा ये कह रहा है कि मैटर की भी द्वैत प्रकृति होती है। मैटर अर्थात पार्टिकल, मैटर के पास पार्टिकल नेचर तो पहले से ही है, अब ये क्या करेगा, अपना वेव नेचर भी शो करेगा। हमें यहाँ पर यही पढ़ना है कि विकिरण और द्रव्य दोनों द्वैत प्रकृति को शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, अर्थात प्रकाश की द्वैती प्रकृति के बारे में पढ़ना है और द्रव्य की द्वैती प्रकृति के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, इसको समझने से पहले, ये कहाँ से आया उसको हम समझेंगे बाद में। इसको समझने से पहले हम लोग ये समझ लें कि प्रकाश क्या है। प्रकाश के बारे में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, वास्तव में प्रकाश का ये डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारा लाइट है, लाइट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, या वैद्युत चुंबकीय विकिरण भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है, उसमें कई प्रकार की लाइट वेव्स होती हैं, कई प्रकार की तरंगें होती हैं, जिसमें आपका अल्ट्रा वायलेट रेज से लेकर इंफ्रारेड रेज तक होता है, और उसमें विजिबल रेंज भी आता है, जो आप उसमें प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, वर्ड विक्षेपण देखे होंगे, तो उसमें सही हर एक रंग का अपना अपना एक अलग अलग बैंड प्राप्त होता है। ठीक है, तो
यहाँ पर ये देखा जाए कि लाइट क्या है, लाइट या प्रकाश। लाइट क्या होती है? लाइट क्या है? वैद्युत चुंबकीय विकिरण का जो हमें दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से मेन उसकी बात करेंगे, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, इसकी वजह से वस्तुएं हमें दिखाई नहीं पड़ेंगी। लेकिन वो लाइट जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं वो कौन सी है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो पार्ट होता है, वैद्युत चुंबकीय विकिरण का वो पार्ट होता है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं ना। ठीक है, लाइट क्या है? लाइट इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच हेल्प्स अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स। इसके जो विजिबल रेंज होती है विजिबल लाइट की, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, जिसकी वजह से वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं। ये लाइट है। ये लाइट हमारा अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वेव नेचर को शो करता है, पार्टिकल नेचर को शो नहीं करता। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि वेव नेचर के बाद पार्टिकल नेचर कहाँ से आया। ठीक है, क्योंकि यही पढ़ना है कि विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात विकिरण तरंग और कण दोनों रूप में अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है, अपने रूप को दोनों रूपों में दिखाई देता है। ठीक है, तरंग रूप में भी और द्रव्य के रूप में भी, अर्थात पार्टिकल के रूप में भी दिखाई पड़ता है। मैटर को आप यहाँ से पार्टिकल का रूप लिख सकते हैं। सबसे पहला इसका जो पार्टिकल रूप का अवधारणा दिया गया था वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले न्यूटन के द्वारा ये एजम्पशन दिया गया, जो कि न्यूटन की कणिका सिद्धांत कहलाती है, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रकाश असंख्य छोटे और हल्के कणों, प्रकाश जो होता है किसी भी स्रोत से उत्पन्न हुआ प्रकाश असंख्य और छोटे कण होते हैं। ठीक है, प्रकाश जितने भी किसी भी सोर्स से, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो, यहाँ से जितने भी बीम्स निकलेंगे, जितने भी पार्टिकल्स इसके निकलेंगे, प्रकाश जो भी निकलेगा वो बहुत ही छोटा होगा, असंख्य पार्टिकल्स निकलेंगे और वो हल्के होते हैं। ये पार्टिकल्स या कण कणिकाएं कहलाती हैं। न्यूटन ने ये कहा कि जो प्रकाश के छोटे छोटे कण हैं, हल्के हैं, इन कणों को कणिकाएं कहते हैं या कार्पस्कुलर कहते हैं। न्यूटन की कणिका सिद्धांत में माना गया, सबसे पहले कणों की अवधारणा न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने कहा कि जब भी कणिकाएं एक समान माध्यम में चलती हैं, अगर समान माध्यम होगा तो सभी के वेग एक समान होंगे, अगर अलग अलग माध्यम में चलेंगे तो उनके वेग अलग अलग होंगे। ठीक है, और कणिका सिद्धांत में यह भी माना गया कि प्रत्येक रंग का, कोई भी कणिका की बात कर लें, प्रत्येक रंग का या अलग अलग रंगों के कणिकाओं का जो साइज होगा वह अलग अलग होता है। जैसे रेड के लिए साइज कुछ और होगा, उन्होंने ये कह दिया कि प्रत्येक रंग का के कणिका का साइज कुछ और ऐसे होगा रेड के लिए, और किसी के लिए फिर छोटा, इस तरीके से हर एक कणिका की साइज जो है अलग अलग होती है, अलग अलग रंगों के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये न्यूटन की एजम्पशंस थी, जिसमें ये माना गया कि प्रकाश जो है कणों के रूप में होता है। लेकिन कणिका सिद्धांत में एक एजम्पशन और दिया गया था, जिसकी वजह से ये कणिका सिद्धांत फेल हो गया। उसमें माना गया था कि प्रकाश किसी भी सघन माध्यम में विरल माध्यम की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से चलता है, या प्रकाश की चाल सघन माध्यम में विरल माध्यम की अपेक्षा अधिक होता है। लेकिन फोको ने अपने प्रयोग में ये सिद्ध किया, फोको साइंटिस्ट है, फोको ने प्रयोग में ये सिद्ध कर दिया कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में कम होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विरल माध्यम प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। इस वजह से ये कणिका सिद्धांत हमारा फेल हो गया, और फिर उसी वेव थियरी के आधार पर बाकी अन्य घटनाएं, जैसे कि आपका व्यतिकरण हुआ, विवर्तन हुआ, ध्रुवण हुआ, इन घटनाओं की व्याख्या किया गया। अर्थात प्रकाश को तरंग के रूप में मानकर बहुत सी घटनाओं का आसानी से सफल व्याख्या किया जा चुका है, जबकि उसकी प्रकृति के बारे में अभी तक
नहीं पता है कि वह प्रकृति कैसी होगी। यहाँ पर हमें प्रकाश की प्रकृति के बारे में ही पढ़ना है। प्रकाश की द्वैती प्रकृति होता है। द्वैती प्रकृति को समझने के लिए हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट जो वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था उसकी हिस्ट्री देखें तो उसमें सबसे पहले हेनरिक हर्ट्ज हैं जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों का विश्लेषण कर रहे थे, उसका अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जब प्लेट से लगी हुई धातु के गोले पर अल्ट्रा वायलेट रेज इंसिडेंट कराई जाती है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है या स्पार्क उत्पन्न होता है। तो वो चिंगारी क्या शो कर रही है? यहाँ पर कुछ न कुछ किसी न किसी कण का प्रादुर्भाव हुआ है, कोई न कोई कण उत्पन्न हुआ है जिसकी वजह से स्पार्क यहाँ पर हो रहा है अल्ट्रा वायलेट रेज के कारण। बाद में इसी बात की पुष्टि हाल्वास के द्वारा की गई। हाल्वास ने यह देखा कि जब भी जस्ते की प्लेट पर जो कि धनावेशित है उस पर जब हम अल्ट्रा वायलेट रेज इंसिडेंट कराते हैं और वहाँ से वैद्युत दर्शी एक लगा दिया जाए तो वैद्युत दर्शी में कोई भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब धनावेशित प्लेट है, इसका कारण समझेंगे, जब धनावेशित प्लेट है तो वहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज अगर इंसिडेंट होगी वहाँ से एक कण उत्पन्न होना चाहिए। कण उत्पन्न कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि किसी भी धातु के पृष्ठ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के रूप में हमेशा रिवॉल्यूशन करते रहते हैं या यादृच्छिक गति करते रहते हैं। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा और जो हमारे जस्ती की प्लेट है वह ऑलरेडी धनात्मक है। धनात्मक होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा और उसमें किसी प्रकार का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब वही जस्ते की प्लेट हमारी ऋणात्मक होगी, वहाँ पर जब अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट कराएंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है और ऑलरेडी जो कि हमारा प्लेट ऋणात्मक है, इसलिए वहाँ से वैद्युतदर्शी में लगे हुए प्लेट सुगमता से विसर्जित हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। और इससे पता चलता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज के किसी भी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होने के कारण वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है एक निगेटिव कण उत्पन्न होता है, जिसको बाद में टॉमसन के इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद ये क्लियर हो गया कि वह जो कण उत्पन्न हो रहा था हमारा इलेक्ट्रॉन ही है। इससे एक नई घटना का प्रादुर्भाव हुआ। नई घटना कौन सी मिली? किसी भी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश किरणों के या अल्ट्रावायलेट रेज के इंसिडेंट होने के कारण वहाँ से एक निगेटिव कण उत्पन्न हो रहा है। इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। जबकि अभी तक हम लोगों ने क्या माना था कि प्रकाश एक प्रकार की तरंग होती है और तरंगे कभी भी, तरंग का मतलब क्या होता है? तरंग हमेशा अपने साथ ऊर्जा का संचरण कराता है। और मैटर क्या करता है? मैटर जब भी गतिमान होगा तो उसके साथ एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम भी होता है। और मोमेंटम तभी होगा किसी भी वस्तु में जब उसके पास मास हो। बिना मास के उसके पास मोमेंटम नहीं हो सकता है। इसका मतलब जब वो इंसिडेंट होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा रहा है और वेव के पास सिर्फ एनर्जी होती है। एनर्जी कहीं भी किसी भी पार्टिकल को नहीं निकाल सकता, उसके सेल से निकाल नहीं सकता है जब तक उसके पास द्रव्यमान न हो। एक नई घटना हमें देखने को मिली है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो यहाँ से जो द्वैती प्रकृति आ रही है, द्वैती प्रकृति यहीं से हमको मिली है कि प्रकाश तरंगों के रूप में भी व्यवहार करता है और कण के रूप में भी व्यवहार करता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग कुछ देखेंगे, स्पष्ट करेंगे कुछ बातों को, जिसमें पहला ये समझा जाए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किसी भी विधि द्वारा कैसे होता है, किसी भी धातु के पृष्ठ से। हम लोग जानते हैं किसी भी धातु की बात कर लें, कोई भी धातु पृष्ठ अगर हमारे पास है, ठीक है, और इस धातु में बहुत सारे परमाणु होंगे। सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपने अपने कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होंगे। जो परमाणु का आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें स्थित इलेक्ट्रॉन बहुत ही लूजली बाउंडेड होते हैं, कम दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हुए। ठीक है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस बाउंड्री सीमा में, पृष्ठ पर और इसके परिसीमा में गतिमान होते रहते हैं। अपनी एटम के, इस एटम के चारों ओर ऐसे इस तरीके से ये गतिमान होंगे कोई भी।
ठीक है, इस तरीके से वो गति करते रहेंगे। बहुत सारे एटम्स होंगे, सभी के इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल सरफेस पे गतिमान होते रहेंगे और इन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब भी किसी परमाणु की आउटर मोस्ट सेल से, ये आउटर मोस्ट सेल इसमें होगा मान लीजिए, इस आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पे घूम रहा होगा तो वह स्वयं से मेटल सरफेस के बाहर नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब वह बाहर जाना चाहेगा तो ये पॉजिटिव जो क्रिएट है यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और इस तरीके से इस मेटल सरफेस के बाहर जाने से इस कैटायन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को रोक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें इसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। अगर हम बाहर से इस एटम को एनर्जी दे दें तो क्या होगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऊर्जा पाकर मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन के निकालने की प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, किसी भी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। बहुत ही सिंपल सा है, किसी भी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है उसको कराने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, वह ऊर्जा हमारा कार्यफलन कहलाता है। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कार्यफलन क्या है। जो होती है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है, या इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। किसी भी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, यह ऊर्जा आपकी कार्यफलन कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। कार्यफलन क्या कहलाएगा, किसी भी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई निश्चित और न्यूनतम ऊर्जा को हम उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन का मान हमेशा उस धातु के पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, कार्यफलन किस पे निर्भर करता है, उसकी आवृत्ति, दहलीय आवृत्ति पर निर्भर करेगा या प्लैंक कांस्टेंट पे, सारी चीज़ें दी रहती है उसमें ऑप्शन में। तो इसको ध्यान रखेंगे हमेशा कि कार्यफलन का मान धातु के पृष्ठ की प्रकृति कैसी है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, कार्यफलन को WF50 से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित कराया जाए तो उसका मान हमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें स्पष्ट हो गई कि इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसी भी धातु के पृष्ठ से ऊर्जा दी जाए तो वह ऊर्जा क्या कहलाएगी। किसी भी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा को हम कई रूपों में दे सकते हैं। धातु के पृष्ठ को गर्म करके भी इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, धातु के पृष्ठ पर प्रकाश की किरणों को आपतित करा के भी इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकाला जा सकता है, या फिर उस धातु के पृष्ठ पर एक वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया तब भी वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। और फिर यदि किसी भी धातु के पृष्ठ पर हम तीव्र गति से चलने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉन को बम्बारिंग कराएं तब भी वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। ठीक है, जिसे हम सेकेंडरी एमिशन भी कहते हैं। तो किसी भी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए कुछ विधियाँ हमारे पास हैं, उन विधियों को समझ लिया जाए, उसके बाद जो उसमें से पढ़ना होगा हम लोग उसको पढ़ेंगे। पहली विधि आपकी है तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन, इसको हम थर्मियानिक एमिशन भी बोलते हैं। तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है, जब किसी धातु के पृष्ठ को गर्म किया जाए तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के निकलने की जो परिघटना होती है
उसे हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। या किसी धातु के पृष्ठ को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन के निकलने की प्रक्रिया को हम तापायनिक उत्सर्जन या थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। और इस ताप के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन निकलता है धातु के पृष्ठ से उसे हम तापायन कहते हैं। ठीक है, किसी धातु के पृष्ठ को गर्म करने पर वहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? तापायन, या इसको कहते हैं थर्मियांस। ठीक है, अगर हम धातु के पृष्ठ पर आरोपित टेम्परेचर का मान बढ़ाते जाएं तो वहाँ से निकलने वाले थर्मियांस की संख्या भी बढ़ती जाएगी, या उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों का मान भी तापांश का नंबर ऑफ थर्मियांस जो होगा वो इंक्रीज करता जाएगा। उसके लिए एक समीकरण होता है जिसको हम रिचर्डसन जसमैन इक्वेशन कहते हैं, वो उसके अनुसार ये वेरी करता है। समीकरण है J इक्वल टू AT स्क्वायर, J इक्वल टू AT स्क्वायर e की पावर माइनस 50 kb इंटू टी, जहाँ T क्या है? आपका अप्लाइड टेम्परेचर है, 50 आपका पता ही होगा वर्क फंक्शन या कार्यफलन है, KB जो लिखा है ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ये एक्सपोनेंशियली दिखा रहा है कि जो राइजिंग टेम्परेचर होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलने की संख्या की वृद्धि होगी वो J के द्वारा दिखाया गया, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिचर्डसन जसमैन इक्वेशन। रिचर्डसन जसमैन इक्वेशन, इसके अनुसार ही टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर करंट डेंसिटी का मान या धारा घनत्व का मान, धारा घनत्व का मतलब वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपकी जो मेथड है वो है क्षेत्र उत्सर्जन या फील्ड एमिशन। क्षेत्र उत्सर्जन, ठीक है। क्षेत्र उत्सर्जन क्या होता है? जब किसी भी धातु के पृष्ठ पर हम वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दें तो वहाँ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की परिघटना जो होगी वह आपकी क्षेत्र उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, या किसी भी धातु के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित करके इलेक्ट्रॉन निकालने की परिघटना, ये आपका क्षेत्र उत्सर्जन कहलाती है। इसके लिए अनिवार्य कंडीशन है कि जो क्षेत्र अप्लाई किया जाएगा उसका मान कम से कम 10⁸ वोल्ट पर मीटर होनी चाहिए। वैद्युत क्षेत्र जो अप्लाई किया जाएगा उसका मान इतना होनी चाहिए। ठीक है, क्षेत्र उत्सर्जन को हम लोग शीत एमिशन भी कहते हैं, कोल्ड एमिशन भी कहते हैं, जिसको शीत उत्सर्जन भी कहा जाता है। ये एक समीकरण के अनुसार वेरी करता है, J इक्वल टू AE स्क्वायर और E की पावर माइनस B/E। ठीक है, क्षेत्र उत्सर्जन, और जहाँ पर J क्या है? करंट डेंसिटी है, इसकी धारा घनत्व को शो करता है। ठीक है, इस तरीके से दो विधियाँ इलेक्ट्रॉन निकालने की हमें पता हो गई। एक थर्मियोनिक एमिशन है, दूसरा फील्ड एमिशन है। थर्मियोनिक एमिशन में टेम्परेचर के द्वारा इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रक्रिया होती है। क्षेत्र एमिशन जो है, फील्ड एमिशन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रक्रिया की जाती है। तीसरा आपका है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, प्रकाश उत्सर्जन कह सकते हैं। तो तीसरा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इसमें क्या होता है? धातु के पृष्ठ पर प्रकाश की किरणों को आपतित करा के वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने की प्रक्रिया की जाती है। इसे हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, या डेफिनेशन कह सकते हैं किसी भी धातु के पृष्ठ पर या किसी भी सुग्राही धातु के पृष्ठ पर प्रकाश किरणों के आपतित होने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की प्रक्रिया को हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं, तथा प्रकाश के द्वारा उत्सर्जित इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनों को हम
प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, यह परिघटना हमारी कहलाती है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अगर उनको एक परिपथ के द्वारा पूर्ण कर दिया जाए, अर्थात एक बैटरी द्वारा और एक एमीटर लगा के वहाँ से उसको देखा जाए, ठीक है, तो हमें उस इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण एक धारा प्राप्त होती है, जिसको हम प्रकाश वैद्युत धारा भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बारे में आपको पढ़ना है ब्रॉडली, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, आपका ये पूछा जाता है। और चौथा आपका है द्वितीयक उत्सर्जन। द्वितीयक उत्सर्जन या इसको कहते हैं सेकेंडरी एमिशन। द्वितीयक एमिशन में क्या होता है, अगर किसी धातु के पृष्ठ पर अति तीव्र वेग से चलने वाले कणों को इंसिडेंट कराया जाए तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार से उत्सर्जित होने वाले परिघटना को हम लोग द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं, और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम द्वितीयक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है।